दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग बीपीएससी के द्वारा 10 तारीख को एक वैकेंसी आई थी, उसके बारे में जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी थी और ये जो वैकेंसी थी आप देख पा रहे हैं, फॉर द पोस्ट ऑफ ACF असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट अंडर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तहत आई थी। इसका जो डेट दिया है फॉर्म फिलअप करने का, ये 12 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, 2 फरवरी तक चलेगा। ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट बहुत अधिक नहीं है, टोटल 12 ही पोस्ट आप देख पाएंगे, है ना। जो आप पोस्ट की संख्या देख पा रहे हो केवल 12 है और इन्हीं 12 पदों पर सुगठित भारतीय उम्मीदवार जो स्वस्थ एवं सुगठित शरीर के हों, अर्थात जो एलिजिबल है ना, मेडिकली और फिजिकली फिट हैं, उनसे उनकी डायरेक्ट रिक्रूट की जाने वाली है इन 12 पोस्ट पर। और ये जो फॉर्म फिलअप करने का प्रक्रिया है 2 दिन पहले स्टार्ट हो चुका है। आइए इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हम लोग को जानना है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ और थोड़ी बहुत मैं आपको समझा दे रही हूँ कि ये ACF पोस्ट क्या है। पहले आप इस पोस्ट के बारे में जानेंगे। ACF है ना, ये है आपका असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है। अगर हम शुरुआत तौर पे बात करें, जिस खासकर अगर बिहार क्षेत्र के बारे में बात करें, बिहार में तो आप सभी को पता है फॉरेस्ट की जो एरिया है बहुत कम है, बट जहाँ भी है जितने भी लोग हैं, तो बेसिकली सबसे पहले उनका जो काम होता है, स्टार्ट होता है ACF का, वो रेंज को कंट्रोल करना होता है। रेंज लेवल से काम स्टार्ट होता है उनका। और साथ साथ जो फॉरेस्ट लॉ है, इन्वायरमेंट लॉ है, उनको इन्फोर्स करना इनकी ड्यूटी होती है। मीन्स ये लोग क्या करेंगे, जो फॉरेस्ट एरियाज़ है उसमें इंक्रोचमेंट, पोचिंग या फिर बाकी जो इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं उसको रोकने में इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। ACF के अंडर में बहुत सारे फील्ड स्टाफ होते हैं, है ना, बहुत सारे फील्ड स्टाफ होते हैं। ठीक है। फॉरेस्ट के जितने भी डिपो भी जितने रेंज होते हैं सभी ACF के अंडर में होते हैं। तो इनके अंदर जितने भी स्टाफ है उनको सुपरवाइज करना, कंट्रोल करना, और साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण काम जो होता है इनका, फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ काम होता है। उसमें क्या होता है, आपको फॉरेस्ट में से रिलेटेड उसमें अगर देखेंगे तो नर्सरी डेवलप करना, री इनफॉरेस्ट्रेशन करवाना। ठीक है। फॉरेस्ट में जो अवैध इलीगल कटाई होती है उसको रोकना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करने में इनका बहुत मेजर रोल होता है। नेचुरल रिसोर्सेज रिलेटेड विद द फॉरेस्ट एरिया एज वेल एज द इनके जो रेंज एरियाज होते हैं उसमें, है ना, उनको अपने इलाके के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसको मैनेज करने की कोशिश करना, उनको सुरक्षा करने की कोशिश करना। और सबसे ज़्यादा, है ना, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, बहुत अधिक क्रूशियल ड्यूटी होती है इनको एडमिनिस्ट्रेशन करने की। पूरे जो फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट रिलेटेड जितने भी एरियाज इनके अंतर्गत आते हैं उनको कंजर्व करने का बहुत बड़ा रोल होता है ACF का। अगर मैं इनके प्रमोशन की बात करूं तो ACF के बाद DCF बन सकते हैं, DFO हो सकते हैं। इनके अंतर्गत जितने भी जो इनसे भी जो नीचे होते हैं वो रेंज में स्टाफ होते हैं। और ये एक तरह से देखा जाए तो जितने भी रेंज स्टाफ होते हैं, रेंज ऑफिसर्स होते हैं, उनके ये सुपरवाइज़र की तरह होते हैं। ठीक है। इनके हेड की तरह होते हैं। तो बाद में ये ACF से DCF बनते हैं। हाँ, लास्ट लेवल पे चूँकि ये बिहार लोक सेवा आयोग ले रहा है, तो ये हार्डली, अगर क्योंकि 12 ही पोस्ट अभी दिख रही है और पहले से भी ACF काम कर रहे हैं, कल को हो सकता है 5-10 साल में अगर मौका मिला तो इनकी ही जो कहते हैं ना कि डायरेक्ट प्रमोशन से IFS बनते हैं, तो ये प्रमोशन से हो सकता है इनको बाद में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS बनने का लास्ट में प्रमोशन के थ्रू जाने का मौका मिलेगा। हाँ, बट इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। फिलहाल ACF पोस्ट में एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होना बहुत बड़ी बात होती है, नहीं तो इससे भी नीचे वाले पोस्ट वाले लोग होते हैं। हाँ, इनकी बहाली कहीं कुछ अगर अभी तो फिलहाल कुछ एक रेंज को मिला करके एक ACF होते हैं, बाद में फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपॉइंटमेंट किया जाता है ना। और देखा जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपॉइंट करके जो चुने हुए ACF होंगे, जो काफ़ी लंबे समय बाद अगर एलिजिबल होंगे, तो उनका ही IFS में प्रमोशन होता है। ठीक है।
तो बेसिकली इनका जो वर्क एंड कल्चर है वो फ्लोरा एंड फोना को मेंटेन करना होता है, नेचुरल रिसोर्सेज को, फॉरेस्ट रिसोर्सेज को कंजर्व करना इनकी ड्यूटी होती है। ठीक है, तो चलिए ये थोड़ी बहुत मैंने जानकारी आपको दे दी है ना। आइए जो ज़रूरी चीज़ें हैं आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट में आप देख पाएंगे जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उसको कैटेगराइज किया गया है, देख पाएंगे। तो आप जो अनरिजर्व सीट्स हैं ओनली थ्री सीट्स हैं। ठीक है, एंड उसमें वन जो है फॉर वुमन कैटेगरी के लिए वो रिजर्व रहेगा। EWS 1 सीट, SC ST दोनों मिलाकर के 2 ही सीट है। ABC का 2 सीट है प्लस 2 सीट्स बैकलॉग वाले हैं, और पिछड़ा वर्ग में एक ही बैकलॉग है। ठीक है, पिछड़े वर्ग की महिलाएं एक, टोटल मिला के 12 सीट्स है। ठीक है, तो ये आपको सीट्स का कैटेगराइजेशन था। पे लेवल 9 होता है। ठीक है, ये सबको पता है कि शुरुआत में पे लेवल 9 करते हैं। ठीक है, और हाँ ये मैं बता रही हूँ पे लेवल, इनका जो पे लेवल बहुत जल्दी रिवाइज होता है ना। 9 के बाद बहुत जल्दी 11 लगने का चांसेस होता है, मात्र 2 साल से 3 साल के अंदर आपका पे लेवल 11 हो जाएगा। ठीक है, एडुकेशनल एलिजिबिलिटी के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम एक विषय लाइक आपका वनस्पति शास्त्र, केमिस्ट्री, फॉरेस्ट्री, भूगर्भ शास्त्र, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, प्राणी विज्ञान, इन सभी के साथ में आपने एक सब्जेक्ट के साथ में, किसी भी एक सब्जेक्ट के साथ में आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपने एग्रीकल्चर में या इंजीनियरिंग में आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। ये कुछ आपका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। एज बाकी एग्जामिनेशन की तरह ही है, कुछ अलग नहीं है। 37 अनरिजर्व मेल के लिए, महिलाओं के लिए अनरिजर्व 40 ईयर्स मैक्सिमम होना चाहिए। और दोनों में कैटेगरी में अगर देखा जाए तो SC ST कैटेगरी के जो महिला पुरुष हैं 42 मैक्सिमम होंगे। ठीक है, चयन प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। लिखित परीक्षा, शारीरिक जांच और साक्षात्कार। लिखित परीक्षा में देखेंगे ये इतने सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, जनरल हिंदी, इंग्लिश, GK GS एंड फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट साइंस जो हो जाता है वो आपका। ठीक है, इसका सिलेबस इन्होंने दिया है बहुत अच्छे तरह से बना करके। जस्ट गो विद द BPSC साइट। ओके, नाउ द हिंदी। हिंदी में 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, परीक्षा की अवधि 1.5 घंटे की होगी। इंग्लिश में 50 अंक के ही प्रश्न पूछे जाएंगे, परीक्षा की अवधि 1.5 घंटे होंगे। दोनों ही डिस्क्रिप्टिव है ना, डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक होगा। ठीक है, देन आफ्टर GK GS इंक्लूडिंग करेंट अफेयर्स। ठीक है, तो इसमें आपको 100 मार्क्स का प्रश्न बनेगा, 2 घंटे के प्रश्न पूछे जाएंगे, बट यहाँ ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा। फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट, ठीक है, फॉरेस्ट्री एंड एनवायरमेंट। ओके, 50 मार्क्स के प्रश्न बनेंगे, 1.5 घंटे के प्रश्न होंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, अब थोड़ी और डिटेल्स में चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, अनिवार्य विषय के अंतर्गत सामान्य हिंदी, अंग्रेजी में 20 मार्क्स क्वालिफाइंग है, मतलब आपको बस पास करना है, मेरिट में काउंट नहीं होगा। कौन सा, मैं फिर से समझा रही हूँ, ये दोनों देख लो, है ना। 50 अंक है ना, 20 अंक लाना है आपको बस। ठीक है, बट वो ऐड नहीं होगा, तो इसको आप समझ लीजिए दोनों से 20 नंबर ले आने हैं, तो थोड़ी सी पढ़ाई तो ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ऐच्छिक विषय। ठीक है, निम्नलिखित विषयों में से किन्हीं 2 विषयों का चयन किया जाना अनिवार्य होगा और जिसमें से प्रत्येक विषय का पूर्णांक 150 होगा। प्रत्येक विषय में 2 पत्र होंगे, प्रत्येक का पूर्णांक 75 अंक होगा तथा प्रत्येक पत्र में परीक्षा की अवधि 1.5 घंटे की होगी। इन ऐच्छिक विषयों की परीक्षा विषयनिष्ठ डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव प्रकृति के होंगे। चलिए, तो जीके और फॉरेस्ट्री के अलावा आपको कितने 2 ऑप्शनल लेने हैं? 2 ऑप्शनल लेने हैं। ठीक है, प्रत्येक कितने अंक का होगा? 150 अंक का होगा। ठीक है, और प्रत्येक विषय में कितने पत्र होंगे? 2 पेपर होंगे। दोनों का पूर्णांक कितना होगा? 75 अंक का हुआ। दैट मीन्स कि एक विषय 150 अंक का है तो पूर्णांक ऑटोमेटिक अगर 2 सब्जेक्ट में डिवाइड है, 2 पेपर्स में डिवाइड है, देखो फिर से समझना, 2 विषय हैं, 1 2, 150 मार्क्स के। ठीक है, दोनों का पूर्ण इसमें कितने हो जा रहे? 2 पेपर, पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 पेपर 2। ऑब्वियसली ये 150 दो कैटेगरी में बट रहा है तो दोनों का नंबर भी 2 पेपर में बट रहा है तो दोनों का नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आप देख लो यहाँ से पेपर, ये देखो यहाँ से। ठीक है, सारे सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, सभी ऐच्छिक विषयों के मानक स्नातक डिग्री के होंगे। कौन कौन सा हो गया? आप सारे सब्जेक्ट्स यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, पशुपालन हो गया, कृषि है, कृषि इंजीनियरिंग हो गया आपका, वनस्पति शास्त्र, जंतु शास्त्र, गणित, रसायन, भौतिकी, और आपको आर्कियोलॉजी हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं। ठीक है, उम्मीदवार को निम्नलिखित विषय संयोजन लेने की अनुमति नहीं है। कौन कौन आप ये नहीं ले सकते हैं? तो आप एग्रीकल्चर के साथ में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से एग्रीकल्चर के साथ में आप फॉरेस्ट्री नहीं ले सकते हो, इसको पहले क्लियर हो लेना। ठीक है, मैथ के साथ में स्टैटिस्टिक्स नहीं ले सकते हो, मैथ और स्टैटिस्टिक्स नहीं आएगा साथ में। ठीक है, केमिस्ट्री वाले और केमिकल इंजीनियरिंग दोनों साथ में नहीं होगा। तो ये चीज़ें यहाँ क्लियर बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बता रखी है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, यानी कि इनमें से 2 सब्जेक्ट लोगे, है ना, 2 सब्जेक्ट, फिर वो 2 पेपर में बटेगा। पहले 2 सब्जेक्ट को समझ लो कि 2 सब्जेक्ट कौन से लेने हैं। तो यहाँ जो सब्जेक्ट को इन्होंने पहले कॉम्बिनेशन में नहीं डाला है, यानी कि कृषि और कृषि इंजीनियरिंग नहीं ले सकते, तो कृषि के साथ आप क्या लोगे? तो कृषि के साथ कुछ और ले लो, वनस्पति शास्त्र ले लो। ठीक है, ये कर सकते हो। उसके बाद गणित और सांख्यिकी नहीं बोला है तो गणित के साथ क्या लोगे? फिजिक्स ले लो, है ना, ऐसे कर सकते हो। अब देखो, अभियंत्रण के विषयों में से किसी एक से अधिक नहीं ले सकते। अब ये 3 प्रकार की आप इंजीनियरिंग देख ले हो और एक यहाँ चौथा है, तो ये चारों को आप एक साथ कंबाइन करके नहीं ले सकते। ठीक है, ऐसा कर सकते हो। सिविल वाले भूगर्भ को ले सकते हो, है ना। मैं मेरा जो नॉलेज है इन सब्जेक्ट के लिए मैं उसके अकॉर्डिंग आपको समझा दे रही हूँ, जो आसान पड़ेगा मैं आपको गाइड कर दे रही हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके मिला के लेना। ठीक है, थोड़ा बहुत आपका सिलेबस भी हल्का रहेगा और लेने में आसानी होगी। ठीक है, फिर आप देखो पशुपालन वाला के लिए कृषि और पशुपालन बोल रहा है, कृषि एवं पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान एक साथ लेने नहीं दे रहा है। ठीक है, यहाँ देखोगे कृषि, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, ये है ना, ये सब्जेक्ट को आपको किसके साथ नहीं लेने बोल रहा है? तो आप कृषि के साथ नहीं ले सकते। ठीक है, तो ऐसा तो कर सकते हो ना, आप जंतु शास्त्र के साथ कर लो, आराम से हो जाएगा कवर। ठीक है, तो बस मेरी तरफ से जो मुझे जो उचित लगा मैंने आपको गाइड कर दिया। ठीक है, ये आपको यहाँ तक चीज़ें बता दे, बाकी आपको फिजिकल फिटनेस से संबंधित है चीज़ें हैं, और साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होगा वो 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, और एक और चीज़ जो मेरिट लिस्ट के बारे में समझा दे रही हूँ, लिखित परीक्षा के प्राप्तांक एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंक को जोड़ करके आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली है वो दोनों का मिला करके मेरिट लिस्ट काउंट किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको संक्षेप में फिर से जो बेसिकली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था या सिलेबस था थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश की हूँ।
जो आपकी क्वेरी थी उसको मैंने शॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। अब थोड़ा सा मैं सिलेबस की ओर जा रही हूँ। सिलेबस 1 जो है इसको अभी देखोगे तो आपको जो मेन आपका कुछ एक जो यूपीएससी वाले हैं, है ना, आप जो यूपीएससी के अपने एसएफ का आप कभी अप्लाई किया हो तो उनको ये चीज़ें दिखी होंगी पहले से, ठीक है। फिलहाल इस चीज़ को भी मत देखो, आपके लिए उतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी मैं नहीं कहूँगी, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा चीज़ें हैं जो बेसिकली आपको अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्या हेल्प करेगा, आपको ऑप्शनल को चूज़ करने में मदद करेगा। जैसे मैं आपको दिखाई थी अभी कुछ एक पेपर्स थे, उसका सिलेबस है ये, ठीक है, उसी का सिलेबस है। और यहाँ से आपकी जो जैसे मैंने अभी जस्ट बताया था कि मैथ और स्टैटिस्टिक्स नहीं ले सकते, तो क्यों नहीं ले सकते, आपको सिलेबस देख के आइडिया होगा। तो यूपीएससी का सिलेबस को भी कैरी करके चलना है। और एक और सिलेबस है, ठीक है, ये इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट का सिलेबस है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड सिलेबस ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, तो ये जो शुरुआत में आपको दे रखा है जो बेसिकली वैकल्पिक विषय से हट करके जो कंपलसरी पेपर है, ये उसका सिलेबस दे रखा है इन्होंने, है ना। तो इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है मैं थोड़ा सा बता रही हूँ। बेसिकली सब फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक यू हैव टू रीड अबाउट द अंडरस्टैंडिंग आवर इन्वायरमेंट। नाउ सेकेंड इज द लिविंग थिंग्स इन इकोसिस्टम। थर्ड is the working of ecosystem. Four is the kind of ecosystem. And next one, water, air, atmosphere and climate, soil and land, urban development, सॉरी अर्बन एनवायरनमेंट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी, ये आपको बेसिक सिलेबस है। अब ये किसका सिलेबस है मैं इसको फिर से समझा रही हूँ, वापस से आओगे एडवर्टीजमेंट में, ठीक है ना। गो विद द सब्जेक्ट्स अगेन, ओके। नाउ दैट सिलेबस इज रिलेटेड विद दिस पोर्शन, ओके। इससे 50 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने वाला है ये उसी का सिलेबस था जो कि सिलेबस 2 में दे रखा है। और जो आपको यूपीएससी का सिलेबस में दिखाई वो इसके सिलेबस हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। मतलब 14 पेपर्स, जो ये 14 पेपर्स का सिलेबस है वो यूपीएससी वाले जो पीडीएफ उन्होंने अपलोड किया है उसमें से आपको मिलेगा। और आपको बस ये देख लेना है कि ये कॉम्बिनेशन नहीं होने चाहिए, मीन्स ये 6 कैटेगरीज पे आपको दे दिया गया है। मैं आपको समझा ही दी हूँ कि कौन कौन से लेकर के आप चल सकते हो जो आपके लिए लोड कम पड़ेगा। बाकी डिटेल्स पे आपको सिलेबस के बारे में वीडियो एक बना करके दे दूँगी, है ना, ताकि आपकी क्वेरी थोड़ा सा कम हो जाए, मतलब आपकी चीज़ें रिजॉल्व हो जाए, है ना, आपके जो क्वेश्चन है वो रिजॉल्व हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर भी आपको कुछ क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ डू व्हाट्सअप, ओके, एंड डू कॉल विद इन वर्किंग आवर, ओके। प्लीज़ ट्राई टू कॉल विद इन वर्किंग आवर ओनली, या फिर व्हाट्सअप आप मुझे कभी भी कर लेना, मैं देख लूँगी, कभी अगर मैं फ्री हूँ तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी, ओके। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी चीज़ें में अगर लगेगा कि आपको और कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट, ओके, and please subscribe my channel. Thank you.